जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको समीना पाशा और अकबर बाजवा खुशामदीद कहते हैं। बजट स्पीच आपने सुन ली है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अनाउंस कर दिया है कि जी बजट आइंदा माली साल के लिए जो है वो कैसा होगा, किस किस डिपार्टमेंट को कैसे कैसे एलोकेशन की गई है, वो सब आपने सुन लिया, देख लिया। और काफ़ी मुश्किल होता है बजट स्पीच को अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना कि जी सब खुश हैं या नहीं है। ऑपोजिशन तो हमेशा यही कहती है कि बजट बहुत ही के अंदर वैसे ही उसको सुनना बहुत मुश्किल है। जो exactly. ऑपोजिशन बहुत अरसे से कर रही होती है कि बजट जहाँ से पेश हो रहा होता है वहाँ से वो एहतजाज जारी होता है, लेकिन साथ साथ वो लिखा हुआ भी हमने आपको दिखाया कि क्या क्या इस बजट के अंदर इंसेंटिव्स देने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। तो एक बात जो हम पहले भी कर रहे थे कि एक पॉलिसी चेंज, एक फिलोसॉफिकल चेंज थोड़ा सा नजर आ रहा है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी में। इस पर बात करेंगे। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद है हमारे मईशत। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, आपने बजट स्पीच भी सुनी है। उसके अलावा जो ख़ास तौर पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल के लिए जो इंसेंटिव्स अनाउंस किए गवर्नमेंट ने, और उसके अलावा बहुत सारे कुछ टैक्सेस में कमी भी की गई है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई। ओवरऑल हाउ डू यू सी दिस बजट? आपको ट्रेजेक्ट्री पाकिस्तान की बेहतर समत में नजर आ रही है? देखिए, ये बात तो सही है कि जो रिसोर्सेज थे मौजूदा उसमें रहते हुए गवर्नमेंट ने दो चीज़ें करी हैं। एक तो सही इश्यूज़ को रेज़ किया है जो हम उनसे मुलाकातों में बताते आए हैं कि एसएमईज़ को प्रमोट करें, एग्रीकल्चर ठप हो गया है, रिसर्च डेवलपमेंट करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करें, छोटी गाड़ियों पे कीमतें कम की जाएं ताकि एक आम आदमी की सताहत में हो। लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों में जो ऑन कीमत प्रीमियम जिसको कहते हैं चार्ज किया जाता है 8-8 लाख 5-5 लाख, वो किसी तरह से रोका जाए। तो मुझे खुशी इस बात की है कि ये सब चीज़ों को इसमें एड्रेस किया गया है। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है, जो वसाइल हैं उसमें उन्होंने इन तमाम चीज़ों में थोड़ा थोड़ा जो भी कर सकते थे करा है। लेकिन मुझे जो चीज़ नहीं नज़र आई, जैसे इन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवैम्प करेंगे, रिवाइव करेंगे, इतनी प्रोडक्शन लेंगे, हम पाकिस्तान नेट इंपोर्टर बन गए, हम नेट एक्सपोर्टर बनेंगे, सनत को खाम माल मिलेगा। इसके लिए रोड मैप कुछ मुझे नहीं नज़र आया। पहली चीज़ वो मुझे चाहिए कि आप किस तरह से ये चीज़ें जो आप मान रहे हैं कि ये गलत होती रही हैं, जिनसे हमारी माशी तरक्की पे असर पड़ा है, सनत हमारी तनज़ुली का शिकार हुई है, एग्रीकल्चर हमारी ठप हो गई है, गर्दिशी कर्जे बढ़े हैं, तो ये सब चीज़ों का रोड मैप नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, इन्होंने जो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी हुकूमती वो इदारे जो नुकसानात में चलने वाले हैं, जिसमें स्टील मिल है, जिसमें रेलवे है, वाबडा है, पीआईए है, इन इदारों को तो इन्होंने कहा है कि हम एक प्राइवेट सेक्टर के लोगों की कमेटी या काउंसिल बनाएंगे और वो इनको निष्कारी करेगी। लेकिन 3 साल तो इनके निकल गए हैं। पहली स्पीच इमरान खान की हुकूमत की अगर आप उठा के देखें तो उसमें पहला जुमला बजट जब शुरू किया तो कहा था कि हम इन इदारों को रिस्ट्रक्चर करके, निष्कारी करके इसका बोझ कौमी ख़जाने से ख़त्म कर देंगे। क्योंकि अभी भी इन्होंने 1000 अरब रुपए पिछले 2 सालों में दिए हैं, इन इदारों को झोंके हैं, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, दिए नहीं। सब शौकत तरीन साहब ने वैसे कल ये कहा था कि ये इस वजह से कमेटी बनाई है कि जो जिन वज़रा के अंडर ये रहता है और जो मतलब डिफरेंट ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, वजीर आते हैं, उनका दिल नहीं करता कि इसको हम जाने दें, तो इस वजह से हमने ये कमेटी बनाई है। अब इस पर जल्दी काम शुरू होगा। नहीं, देखें, प्राइवेट सेक्टर को लें, लेकिन क्या मैंडेट दे रहे हैं आप उसको? वो तो कानूनी तौर पे बाख्तियार नहीं है। वो तो एक कमेटी, एक एडवाइजरी काउंसिल बन रही है। आपका जो बोर्ड है, प्राइवेटाइजेशन बोर्ड, वो मैंडेट है। तो आपने कुछ इस तरह का सिस्टम बनाना है कि कानूनी ताकत के साथ वो लोग रिकमेंड करें और बोर्ड के लोग उनकी रिकमेंडेशन को माने। नहीं तो 2 साल तो रह गए, नेक्स्ट बजट में आप यही मुझसे पूछ रहे होंगे फिर दोबारा। लेकिन ये बताइए ना कि जो अब आगे टारगेट्स रखे गए हैं, आपको लग रहा है ये टारगेट्स बहुत प्रैक्टिकल हैं और कर लेंगे मीट इनको? देखें, टारगेट तो हमेशा एम्बिशियस रखे जाते हैं, सुहाने होते हैं। उनके लिए फिर जो इस्लाहात की जाती हैं वो उन टारगेट्स को अचीव कराती हैं। इस्लाहात इम्प्लीमेंटेशन
कितना संजीदगी से होता है। मैं आज आपके प्रोग्राम में नहीं कह सकता ये सब टारगेट पूरे हो जाएंगे या नहीं होंगे। मेन चीज़ है कि जो इस्लाहात, जो पॉलिसीज़ नई बना रहे हैं, पहले से हट के बना रहे हैं, उस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। FBR की चीज़ें बड़ी अच्छी की हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में कमी की है, विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म किए गए हैं, गाड़ी के ऊपर छोटी गाड़ियों पे टैक्सेस कम किए गए हैं, मोबाइल टेलीफोन पे विद होल्डिंग टैक्स कम किया गया है। माना उन्होंने कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्सेस के मुकाबले में ज़्यादा थे। ये सब वो चीज़ें हैं जो हम कहते आए हैं और मुझे खुशी है कि उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया, एड्रेस किया। चलिए मिर्जा साहब, आप साथ एक और ओपिनियन भी शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनकी भी ज़रा ओपिनियन जानते हैं। और मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन करूंगी कि हम इतनी मुश्किल बातें और इतनी गोरख धंधे में जाने की बजाय थोड़े आम आदमी की भी बात कर लें। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि कहा यह जा रहा था, तासुर ये था कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा इस बजट में। आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिला है इस बजट से आम आदमी को? कीमतों के कम होने में तो दो चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है कि एक तो हम बेहतर बनाएंगे कि जो मार्केट से चीज़ चलती है और जब रिटेल पर आती है तो मिडल मैन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है, तो वहाँ तो इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। जो लागत में कमी है वो चूँकि अगर आपकी एनर्जी की कीमतों में कमी नहीं हुई, बढ़ाई तो नहीं है, लेकिन बिजली महंगी है, आपका पेट्रोल महंगा है, आपकी और इनपुट्स महंगी हैं, तो लागत अगर ज़्यादा होगी तो आप महंगाई को उस तरह कम नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको इस एंगल से देखना चाहिए था कि अगर हम टैक्सों को और ज़्यादा नीचे करते, सेल टैक्स को जैसे आधा कर लेते, तो उससे ये फ़ायदा होता कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा जो है एंड कंज्यूमर पे पास ऑन होता है, यानी आम बंदे को समझाना चाहिए कि दरअसल 17% जो उन्होंने सेल टैक्स लगाया हुआ है वो आखिर में तो जाकर उन्हीं को देना पड़ता है। अगर आप उसको 12 भी कर देंगे तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो कम से कम 6-7 पे लाना चाहिए। और आपको पता है कि सूद का जो हमारा है यानी डिस्काउंट रेट जिसे स्टेट बैंक का कहते हैं, उसके ऊपर 3-4% पे लोन मिलता है, वो भी अभी 7% है। तो SME को लोन अगर 100 बिलियन आप रखेंगे भी तो उसके ऊपर जो उनको मार्कअप देना पड़ेगा वो तो बहुत हैवी है। तो मेरा ख्याल है कि वो तो भी आजकल के हालात में कोविड में 2-3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो टैक्स की डिटेल्स भी मैं अभी देख रहा था तो उसमें भी ज़्यादातर कॉस्मेटिक चेंजेस हैं कि इधर से आपने कुछ प्रोविजंस उधर कर दी मगर बुनियादी ढांचे को नहीं बदला, जिससे कि टैक्स के पेयर्स की तादाद जो है वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये जो इन्फ्लेशन के हवाले से कह रहे हैं वजीर ख़जाना, वो ये कह रहे हैं कि हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट को छोड़ के हम यहाँ से सिर्फ सप्लाई बढ़ाएंगे और उसके अलावा इन्फ्लेशन टारगेट जो उन्होंने रखा है 8%, वो आप लगता है और साथ ही स्ट्रेटजी आपको लगता है कि ये वर्क करेगी? देखिए 8% का जो अगर आप खुद मान रहे हैं कि हमारा एवरेज 8% रहेगा तो 8% की जो आप बात कर रहे हैं उसके अंदर आप जो चीज़ मिस कर रहे हैं वो ये है कि आप ले रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल जो आपका है जिसमें कि खाने पीने की चीज़ें हैं। अब जो SPI है उसके अंदर तो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 15% पे है, तो फूड आइटम्स की जो आपकी इन्फ्लेशन है उसको आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से तो नहीं लिंक कर सकते ना। तो हमें देखना है कि वहाँ जो फूड की आइटम बुनियादी ढांचा नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा आप साथ ही रहिएगा। इमरान खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार प्रोग्राम आप इनका देखते हैं, और ताहिर मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस देते हैं हमेशा एक डिफरेंट एंगल से, तो इन सब खुशामदीद कहते हैं हम। और इमरान साहब, पहले मैं आपकी तरफ आते हुए, ये अकबर तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये तो बहुत मुश्किल बातें करते हैं, मुझे तो सच में बिल्कुल समझ नहीं आती, तो मैं तो ज़रा सादी सी बात करूँगी। इमरान खान साहब ने कहा था कि जी आप खुश हो जाएंगे, ऐसा बजट आएगा, आप खुश हो गए? समझ ही नहीं आई अभी तक तो। अच्छा। मैं अभी निकाल के पढ़ रहा हूँ कि एक्चुअली इन्होंने किया क्या है। अच्छा। जितनी देर तक वो वजीर साहब बोलते रहे उतनी देर तक तो अपोजिशन ने सुनने ही नहीं दिया, और हमेशा ऐसे ही होता है। बजट हमें ज़्यादातर पता चलता है अगले दिन के अखबार में या जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाता है उसमें से। अभी ये सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से कुछ चीज़ें पता चली हैं, तो ये तो डिपेंड करता है कि बजट बाद में डिलीवर कैसा करता है। ये तो आदाद शुमार है ना, आप यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट है पैसों का, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये वाले शोबे में इतने लगा रहा हूँ, इधर इतने लगा रहा हूँ, इतने इधर लगा, आपने बताना है कि मैं कहाँ पे कितना खर्च करूंगा, यही है ना। यही है, तो वो तो आपके पास ये इख्तियार रहता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में बाद में आप इधर से उठा के उधर खर्च कर लेते हैं, उधर से उठा के उधर। अल्टीमेटली देखना ये होता है कि उतने सारे पैसे के साथ आपने कितना अच्छा डिलीवर किया और कितना पैसा लोगों का बचाया।
तो ये गोरख धंधा होता है अल्फाज का। लेकिन पॉलिटिकली आपको क्या लग रहा है? पहले 600 अरब का इनका तरक्याती बजट था, अब इनका 900 अरब का हो गया है। तो उम्मीद की जा सकती है नई चीजें बनेंगी, मार्केट के अंदर पैसा आएगा, सर्कुलेशन होगी। ज़राअत के बारे में थोड़ा सा अच्छा दिया है इन्होंने, बिलियन ट्री सुनामी, वो मेरा सब्जेक्ट है, मुझे उस पर बहुत अच्छा लगता है कि जब पौधे लग रहे हो पाकिस्तान में। तो ये वो चीजें, कुछ चीजें डिसाइड होंगी वक्त के साथ साथ। यहाँ पे तो हर थोड़े दिन के बाद एक नया बजट आया था, हर थोड़ी बेरोजगारी और नहीं, मैं तो घर का बजट तकरीबन रोज ही बना रही हूँ ना, ये तो रोज का रोज बजट चलने वाली बात है। गरीब आदमी तो बेचारा रोज ही बजट बना रहा होता है कि आज इतने पैसे हैं हाथ में। जो मेन चीज है वो ये है कि आपने पैसे इकट्ठे कितने किए हैं पाकिस्तान में। आपने पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये नहीं होता कि बजट कैसा आया, होता ये है कि जो पैसा आपके पास है उसका आप इस्तेमाल कैसा कर रहे हैं। यहाँ कुछ चीज ब्लैक एंड व्हाइट में तो हो नहीं सकती, सारे ग्रे एरियाज हैं। कभी भी या कैबिनेट कोई भी डिसीजन लेते हैं, ये इधर वाली चीज उधर चली जाती है, उधर वाली उधर चली जाती है, और जिस तरह की अफरा तफरी रहती है। ये एक मामला जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली, मतलब एलोकेट हो जाता है लेकिन उसके बाद वो स्पेंडिंग नहीं हो पाई, वो सरप्लस पूल में चला गया। बहुत सारा कोविड की वजह से, कोविड की वजह से घरों वाला मामला है वो अब तो किक ऑफ ही नहीं हो सका। नहीं हो सका ना, कोविड की वजह से आपकी बहुत सारी जो प्रायोरिटीज थी वो चेंज हो गई, इस तरफ हो गई। तो एक इंसान प्लानिंग करता है, कुदरत के अंदर चीजें होती हैं, वो तब्दीली, बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि चीजें बदलती रहती हैं। बिल्कुल सही। तारिक मलिक साहब, गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको क्या लग रहा है, कोई फर्क पड़ेगा गरीब आदमी की जिंदगी में पहले से खराब होगी या पहले से बेहतर हो सकती है? पहले से ख़राब ही होगी और मज़ीद होगी। अब बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, मैं तो कि एक्सपर्ट नहीं, ना मेरा क्लेम है। मैं आपको अपना बच्चों वाला मैथ है वो कर लेते हैं। इन्होंने जो 10% तरह बढ़ाई है, पेंशन बढ़ाई है, ये इनका अपना डाटा कहता है 11% आपकी इन्फ्लेशन है। यानी कि मेरी जेब में अगर 100 रुपये की चीज़ है तो अगले महीने जब मैं ख़रीदे जाऊँगा वो 111 रुपये की होगी। 1% तो मुझे वो नहीं मिल रहा। 2018 से, मैं कोई पोलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 2018 से 2021 तक जो बुनियादी चीज़ें, जो आम आदमी का मसला गाड़ी का सेल्स टैक्स कम करना नहीं है, आम आदमी का मसला मोबाइल नहीं है, उस पर हम चले जाते हैं। आटा 100% इंक्रीज़, घी 100% इंक्रीज़, जो बुनियादी चीज़ें हैं, चीनी 100% इंक्रीज़। मैं आगे पीछे बात कर सकता। मेरा पॉइंट है कि 3 सालों में आपने 100% इंक्रीज़ किया बेसिक खाने की चीज़ों में, 11% आप इन्फ्लेशन से ले रहे हैं। इसका मतलब है अगर अफराते ज़र आप सामने रखें तो जो वर्किंग क्लास है, जो डाकू क्लास नहीं है, जो वर्किंग क्लास है, जो मेहनत करता है, कल आपके अपने वज़ीर ख़जाना साहब ने फरमाया है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 40 लाख वो लोग हैं जो डेली वेजर हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनकी आमदनी मुसलसल कम हो रही है। ये इशू है बड़ी है, खासतौर पे उन लोगों की जो कि शोबा ज़राअत से ताल्लुक़ रखते हैं। अब सपोर्ट प्राइस बढ़ी है तो 1000 अरब रुपया उन्हें मिला है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद तो बढ़ी है, वो थोड़ा सा ऊपर आया है। अच्छी चीज़ें होगी। आज 1500 रुपये। एक और कमेंट में करता, चलो मैं एक आम आदमी की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं अभी थोड़ा सा बजट समझ रहा था, बजट में आपने 900 अरब रुपए रखे हैं तरक्याती बजट के लिए, जिनका मुल्क है तरक्याती उनके लिए है। अच्छा, तकरीबन 15 से 2000 तक जो पैसा है ना, वो आपके सरकारी मुलाजमों के लॉसेज है। PIA का लॉस 450 अरब है, रेलवे रूलवे ये सारा डाले ना 2000 अरब ये खाते हैं। मेरे लिए कितने हैं? 900 अरब रुपए। हालांकि इन्होंने 40% इंक्रीज़ किया। आगे चले, कर्जे जो इन्होंने लिए हुए हैं उसके कहते हैं 2500 अरब रुपया। आगे जो नया हमारे लिए एटम बम चला हुआ है वो है सर्कुलर डेट, 2400 अरब रुपया। ज़रा प्रपोर्शन निकालें, वापटा की जो बदमाशी है IPPs की, उसके 2400 अरब रुपया, 2000 अरब रुपया लॉसेज हो गया। आगे चलें, 1500 अरब फौज लेगी और मेरे लिए 900 अरब। तो सारा जो आपने सुन लेना 6000 अरब आपने जो रखा है वो सारा 600 से 900 पे आ गया। ये भी आप इसका जवाब ले लें। देखें, अभी कोई कह देगा यहाँ अचानक के 90% फौज बजट ले गई, पहले 80% लेती थी, तो उसको तस्लीम नहीं करना। फौज का बजट इस दफा जो है वो 1373 अरब है, मेरा 17% है, आउट ऑफ 8487 अरब, यानी 8487 अरब में से 1373 अरब फौज का बजट है, जो बनता है 16.1%। अब आपको नाजरीन ये सुन लें, कोई भी ये कहना फौज 80% बजट खा गई है तो उसको बताना है कि 16.1%। जिम्मेदारी के साथ बता दीजिएगा। ये कैलकुलेटर निकला हुआ था, मैंने निकाल के आपको दे दिया है। ठीक है, ज़बरदस्त। लेकिन सुनील मन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया और इनसे ज़रा हम स्पेशली जानते हैं कि ऑटोमोबाइल्स के हवाले से इनकी एक्सपर्टीज़ हैं, तो इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। सुनील मन साहब फरमाइएगा, कह रहे हैं जी छोटी गाड़ियाँ सस्ती मिलना शुरू हो जाएंगी, 850 ये जो बड़ी 850 सीसी से नीचे जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके ड्यूटी खत्म। ये कितना फायदेमंद होगा इस सेक्टर के लिए? देखिए, वो जो काफी देर से लोगों का एक शोर था आवाम का कि सस्ती गाड़ी नहीं मिलती, तो बजट के अंदर 850 सीसी गाड़ी है लोकल प्रोडक्ट, उस पर SPT 0 कर दी है और GST तकरीबन 4.5% कम किया है।
तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि मिनिमम 70,000 मैक्सिमम 1,13,000 तक गाड़ी सस्ती होगी, जो 800 की नहीं। आवाज का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। सबकी ऑडियो में प्रॉब्लम है, इनके ऊपर कितना कस्टम होता था, वो कह रहे हैं कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी हमने खत्म कर दी है। ठीक है, तो अगर खत्म किया तो कितना कस्टम होता था एक गाड़ी पे, और हमें अब कितने की गाड़ी मिलेगी? ये इनसे जरा ऑडियो जरा हो जाए। और मंच साहब का कैलकुलेटर चल रहा होगा, इनको पता होगा डेफिनेटली। अभी हम देखते हैं, उनसे जरा ऑडियो फिक्स करके बात कर लेते हैं। देखिए मिर्जा साहब से बात कर लेते हैं। मीनवाइल मिर्जा साहब, ये जो आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, इकरामुल हक साहब कह रहे थे कि आपने चीज़ें तो दी हैं लेकिन प्लान नहीं दिया। आपको क्या लग रहा है कि ये कुछ प्लान भी बजट में ही देना था, या आपको लग रहा है कि बस ऐसे हवाई बातें कर दी हैं, अल्ले वाकई कुछ नहीं है? डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी देखें, हमेशा एलोकेशंस होती हैं, मगर आप हैरानगी तो नहीं होनी चाहिए कि पहले 9 माह के जो आपको कल इकोनॉमिक सर्वे में देखा कि सिर्फ 40% डेवलपमेंट बजट जो है खर्च हुआ है। एंड के ऊपर कट्स लगने शुरू हो जाते हैं जब आपको सूद की मद में डिफेंस से भी 3 गुना ज़्यादा देना पड़ रहा हो। अभी बड़ा उन्होंने ठीक इशारा किया है इमरान खान साहब ने कि देखिए 16% सिर्फ आपका डिफेंस का बजट है। मैं इसमें पेंशन शामिल नहीं कर रहा हूँ, चलिए वो तो सिविल की और उसकी पेंशन एक अलहदा इशू है। मगर आप ये बताएं कि अब ये रियासत जो है, अगर मैं कहता हूँ कि FBR 6 ट्रिलियन भी जमा कर ले तो आपने 58.5% दे देना है सूबों को। तो आपके पास जो बाकी बचता है, और आप अपनी दूसरी भी आमदनी डाल लें जो 1200-1300 बिलियन होगी, तो आप सूद देने के बाद भी आपको कम से कम 30% जो आपका डिफेंस है वो कर्जे से लेना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट का बजट हो या करंट बजट हो, आप तो कर्जे के ऊपर चल रहे हैं। इसके बारे में मौसूफ वज़ीर ख़जाना ने एक लफ्ज़ नहीं कहा कि जो डेट सर्विंग थी वो पहले 2400 अभी हम कर चुके हैं, और अभी उन्होंने उसकी फिगर जो 3500 रखी है। अब जो मुल्क डिफेंस से 4 गुना ज़्यादा जो है कर्जों के बोझ में फंसा हो, तो करंट एक्सपेंडिचर के लिए तो बेहतर हुए हैं वहाँ पे नंबर्स डॉक्टर साहब। जी देखिए ना, आप बिल्कुल सादा उनका देख लीजिए कि ऊपर वो बता रहे हैं कि जो हमारी कुल आमदनी है वो जो है वो 7 जो है वो ट्रिलियन है, जिसमें टैक्स जो है वो उन्होंने इस दफ़ा 5823 रखा है जो कि FBR का है, और बाकी जो होती है वो नॉन यानी कि FBR, जिसके बाकी जो उनके रेवेन्यू होते हैं नॉन टैक्स। और उसके मुकाबले में जो हमारा अखराजात हैं वो ज़रा नीचे आकर देखें तो आपको जो डेफिसिट कितने पे नज़र आ रहा है कि पहली दफ़ा होगा। डॉक्टर साहब, जो FBR का जो टारगेट रखा है 5.9 ट्रिलियन का, पिछली दफ़ा 4.7 अचीव हो गया था, तो इस दफ़ा 4.7 तो हम इंशाल्लाह सरपास कर जाएंगे। हो सकता है 5.9 भी हम अचीव कर लें, लेकिन टैक्स नेट भी तो थोड़ा सा बढ़ाना है, टैक्स बेस भी तो एक्सपैंड करनी है। उसके लिए जो गिफ्ट स्कीम इन्होंने दी है, आपके ख्याल में वो काम करेगी, या अब क्या तरीका क्या होना चाहिए कि रेवेन्यू बढ़ाएं हम? बेसिक बात तो ये है। ये 5 जी आपको याद होगा कि फीस शेख साहब ने 5.5 ट्रिलियन से शुरू किया था, और फिर जब कोविड आया और करते करते 4963 पे हम गए। 4963 भी हम नहीं कर पाते जो बजट में था। अब आप एस्टिमेटेड उसका फिगर जब देख रहे हैं तो वो 47 भी नहीं दिखा रहे, बल्कि बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम करेंगे वो 4.4 जो है ट्रिलियन के करीब करेंगे। तो यहाँ पे ही आपको 300-400 बिलियन की फर्दर डेट सर्विसिंग करनी पड़ेगी, और जो टोटल कर्जे आपको लेने पड़ेंगे डेट सर्विसिंग के लिए वो कोई 3.7 नए लेने पड़ेंगे ट्रिलियन के। अब आप मुझे बताइए कि ये तो खुद हुकूमत मान रही है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो इतना हाई है। जब आप 7% का फिस्कल डेफिसिट खुद मान रहे हैं, तो आपकी तरक्की जो है अगर वो 2 आप उसकी फीसें 5 रख रहे हैं, और आपकी जो वैसे आबादी बढ़ने की शरह है वो भी माशाल्लाह 3.5% है, तो इस ग्रोथ के साथ क्या हम नौजवानों को, जो उनका बड़ा जिक्र किया कि हम जो है वो 2.5 मिलियन नौजवानों को नौकरियां तो तब दे पाएंगे जब कम से कम हमारा ग्रोथ रेट 7 से 9% के दरमियान हो। तो अगर ये सारी चीज़ें जो है नहीं होगी, तो उसके लिए ग्रोथ के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो है वो बैंक्स, लेकिन इसमें हमें ये भी तो देखना होगा डॉक्टर साहब कि जो गिवन सर्कमस्टांसेस थे, कोविड से सारी मईशत पूरी दुनिया की ही प्रॉब्लमेटिक रही है, तो उसके बाद ऐसा बजट जो है इसको हम मुतवाज़न बजट कहेंगे या नहीं कहेंगे, इसको भी मजीद भी एनालाइज करेंगे। लेकिन हमेशा न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना है, न्यूज़ ब्रेक पर जाना है, उसके बाद वापस मिलते हैं ट्रांसमिशन में। स्टे विद अस।